हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेस्ट स्टडी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्वेस्ट स्टडी में। आज के वीडियो में कवर करने वाला हूं सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्नों को, जो कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 1 भी आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस वीडियो का ये पार्ट 2 है। इसमें 40 प्रश्न शामिल किया गया है, जो कि इससे पहले कई एग्जाम आरपीएफ और रेलवे एएलपी में भी पूछा जा चुका है। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ इस पर एक नया वीडियो डालते रहता हूं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे कि आपको आगे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को दोस्त आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में जितना भी ऑप्शन है सबको अलग से एक्सप्लेन किया गया है, तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दीन ए इलाही का स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, दीन ए इलाही का स्थापना किया था अकबर ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकबर। अगला प्रश्न है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग किस रूप में संग्रहित होता है? दोस्तों, पता होगा हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो भी हमें ऊर्जा मिलता है, वो ऐसा होता है कभी कभी जो पूरा का पूरा ऊर्जा उसी टाइम में उपयोग नहीं होता है, तो वो ऊर्जा जो होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोजेन। दोस्तों, यही काम अगर पौधा में होता है तो वो स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है, जो कि बाद में उसका उपयोग किया जाता है पौधों के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उभयधर्मी प्रकृति का है? तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए उभयधर्मी क्या होता है। दोस्तों, जो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है वो धात्विक ऑक्साइड होता है, जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करता है। तो इस टाइप का जो ऑक्साइड है वो है जिंक ऑक्साइड, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिंक ऑक्साइड। दोस्तों, पता होगा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो भी एक उभयधर्मी प्रकृति का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला बीच वाला जो है ये है मध्य प्रदेश। तो जो जबलपुर है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश में, यहाँ पे जो ये अमरकंटक जो है पठार, यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे आकर के ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, एक लेंस का शक्ति +2 डायोप्टर है। पता होगा दोस्तों, जो लेंस का जो शक्ति होता है उसको हम डायोप्टर में मापते हैं। तो लेंस का बोल रहा है किस किस्म का लेंस है और उसका फोकल दूरी कितना होगा। तो दोस्तों, पता होगा जो लेंस का जो शक्ति होता है, पावर होता है, वो बराबर होता है 1/, उसका फोकल दूरी। तो अगर हम यहाँ पे 1/, अगर 2 रखेंगे तो ये आएगा अपना 0.5। अब दोस्तों, इसमें 0.5 सभी ऑप्शन में है, तो हमको देखना होगा अब लेंस का प्रकृति। दोस्तों, अगर प्लस का साइन होता है तो होता है वो उत्तल लेंस, और अगर माइनस का साइन होता है तो वो होता है अवतल लेंस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो दोस्तों, वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और इंसुलिन। तो हम लोग देख लेते हैं इस तीनों का भी कहाँ से ये स्रावित होता है। जैसे पता होगा दोस्तों, ये जो थायरोक्सिन है ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, और जो ये एस्ट्रोजन है ये महिला लोग में स्रावित होता है, और ये जो स्रावित होता है वो अंडाशय से होता है, और जो इंसुलिन है अमाशय से। अगला प्रश्न है, एम्फीबियन पौधों को किस समूह में रखा गया है? दोस्तों, एम्फीबियन पौधा उसको बोलते हैं, यानी कि एम्फीबियन जो भी होता है वो, उसमें ये प्रकृति होता है, वो जल में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। तो जो एम्फीबियन पौधा है उसको रखा गया है ब्रायोफाइटा में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों, हमको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम से पता है कि ऊर्जा को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा। दोस्तों, पता होगा ऊर्जा का जो इकाई होता है वो होता है जूल, और दोस्तों जो संवेग का इकाई होता है वो होता है केजी मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो संवेग होता है p वो बराबर होता है m और इंटू v। तो m जो होता है वो द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान का पता है kg होता है, और जो v होता है वो होता है वेग, उसका होता है मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड,
और बल का तो दोस्तों पता होगा, बल का जो इकाई होता है वो होता है न्यूटन। अगला प्रश्न है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग है। तो दोस्तों फूलों में प्रजनन होने के लिए जो आवश्यक अंग है वो है स्त्री केसर और पुंकेसर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्त्री केसर और पुंकेसर। तो समझने के लिए, इसको और आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे फिगर भी लगा दिए। जैसे देखो ये बीच वाला ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्त्री केसर, और जो ये एंथर और फिलामेंट यानी कि ये जो स्टामेन है इसको हम बोलते हैं पुंकेसर। तो ये बीच वाला जो है ये, और यहाँ पे ये जो पुंकेसर, ये दोनों आवश्यक है प्रजनन के लिए फूलों में। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा लवण अम्लीय है। तो जो अम्लीय लवण है वो है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो अम्ल उसको बोला जाता है जिस पदार्थ को अगर पानी में डालने से वो H+ आयंस देता है। तो H+ आयंस देता है तो उसको हम बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसको जब पानी में डुबाया जाता है तो वो पूरा का पूरा H+ आयंस नहीं दे देता है, मतलब उसमें कुछ H+ आयंस बचा हुआ रहता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं अम्लीय। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है। तो इसका ऑप्शन है बीच में, बाएं, निचली पंक्ति या दाएं से रखा गया है। दोस्तों पता होगा जो बाएं से जो भी इसमें तत्व है ये सब है धातु, और जो दाएं साइड से रखा गया है ये सब है अधातु रखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाएं साइड से रखा हुआ है। अगला प्रश्न है, बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में है। दोस्तों बक्सा बाघ परियोजना है पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था। दोस्तों सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था, और जो हुआ था ये 1767 से लेकर के 1800 ईस्वी तक हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसी एकल आवृत्ति के आवाज को क्या कहा जाता है। यानी कि एकल आवृत्ति बोले तो सिंगल फ्रीक्वेंसी का जो भी साउंड होता है उसको हम बोलते हैं टोन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टोन। और जो दोस्तों जिसमें एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होता है उसको बोला जाता है नोट। और है, होलकर स्टेडियम कहाँ है। दोस्तों होलकर स्टेडियम जो है वो है इंदौर में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंदौर। दोस्तों पता होगा चेन्नई में है एक स्टेडियम जिसको हम बोलते हैं M.A. चिदम्बरम स्टेडियम, और दोस्तों कानपुर में एक स्टेडियम है जिसको बोलते हैं ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम, और एक स्टेडियम भोपाल में है जिसको हम बोलते हैं तात्या टोपे स्टेडियम। तो दोस्तों भोपाल का जो तात्या टोपे स्टेडियम है वो एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, वो उसमें बहुत सारा खेल खेला जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोला जाता है। और दोस्तों पता होगा जो उत्तर प्रदेश है वो गेहूं के उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। तो पौधे में जो बीज में परिवर्तित होता है वो है उसका बीजाणु यानी कि ओव्यूल। आप इस फिगर में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये है ओव्यूल है इस। अगला प्रश्न है, 1 वाट किसके बराबर होता है। तो दोस्तों पता होगा जो वाट होता है वो होता है पावर का इकाई, पावर यानी कि शक्ति। तो शक्ति बराबर होता है ऊर्जा और बट्टे टाइम। तो ऊर्जा का इकाई हमें पता है जूल होता है, और जो समय होता है टाइम उसका होता है सेकंड। तो इसका जो होगा वो होगा 1 जूल प्रति सेकंड। यहाँ पे देख सकते हैं ये है जूल और ये प्रति सेकंड। तो 1 वाट बराबर होगा 1 जूल प्रति सेकंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है। दोस्तों इस फिगर में आप देख सकते हैं हम यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप लगा दिए हैं। यह है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे ये अफ्रीका है इतना, और यहाँ पे ये एशिया है, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया है। जो उत्तरी अमेरिका का जो घास का मैदान है उसको बोला जाता है प्रेरी, और जो दक्षिणी अमेरिका का है उसको बोला जाता है पंपास। देख सकते हैं अफ्रीका में इधर वाला है ये उत्तरी अफ्रीका, इसके जो घास का मैदान है उसको सवाना बोला जाता है, और जो दक्षिणी अफ्रीका है उसके घास के मैदान को वेल्ड्स बोला जाता है। और दोस्तों ये जो स्टेपी है वो बोला जाता है एशिया, और यहाँ पे देख सकते हैं ये यूरोप है। इस दोनों को साथ में मिला के बोला जाता है स्टेपी। और जो ऑस्ट्रेलिया के जो घास का मैदान है उसको डाउन्स बोला जाता है। और दोस्तों पता होगा एक पुस्ताज होता है, जो पुस्ताज जो होता है वो यहाँ पे यूरोप में एक देश है हंगरी। तो हंगरी के जो घास का मैदान है उसको बोला जाता है पुस्ताज। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह किससे संभव होता है। तो विद्युत परिपथ में
धारा का प्रवाह संभव होता है इलेक्ट्रॉन से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? दोस्तों पता होगा गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तो जो दूसरा वाला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी उसमें भाग लिया था और उसमें गांधी जी भी भाग लिए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। अगला प्रश्न है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहता है? दोस्तों पता होगा जो भी शुष्क सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा रहता है, और जब उसमें हम तार लगा के उसके सर्किट को पूरा बंद करते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होता है? दोस्तों मछली के हृदय में प्रकोष्ठ होता है 2। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 2। दोस्तों पता होगा मानव में जो हृदय का प्रकोष्ठ है वो होता है 4, और सबसे ज़्यादा जो प्रकोष्ठ होता है वो 13 होता है तिलचट्टा में, जिसको कॉकरोच भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के 9 रत्न में से एक नहीं था? टोडरमल थे उसमें, अबुल फजल भी थे और फकीर अजीउद्दीन भी थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उस्मान अली खान। अगला प्रश्न है, अमोनिया का परमाणु द्रव्यमान है? मुझे पता होगा दोस्तों अमोनिया जो होता है वो होता है NH3, और पता होगा जो नाइट्रोजन जो होता है उसका जो परमाणु द्रव्यमान 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 3 हाइड्रोजन का 3 और यहाँ इसका नाइट्रोजन का 14, तो 14 और 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 17। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके बाद जो गुणसूत्रों की संख्या है वो घट के आधा हो जाता है। तो इसमें दोस्तों आधा ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन बी होगा, इसका हो जाएगा 1/2, यानी कि जितना भी गुणसूत्र रहता है उसका वो आधा हो जाता है। अगला प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक होता है? दोस्तों पता होगा जो भार होता है वो एक तरह का बल है, यानी कि जो W होता है वेट वो बराबर होता है द्रव्यमान और गुने जी का वैल्यू पता होगा दोस्तों, ये होता है 9.8 का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का क्या नाम है जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? दोस्तों अगर किसी में विटामिन के की कमी है तो अगर कहीं कट गया तो उसमें खून नहीं रुकते रहता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, किस पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर कहा जाता है? तो दोस्तों पता होगा जो अरावली रेंज है, यानी कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका जो सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे हम दिखा दें फिगर में, ये जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोला जाता है गुरु शिखर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरावली। दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो इधर राजस्थान से लेकर के इधर थोड़ा दिल्ली तक आया हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पदार्थों का वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो दोस्तों इसमें परमाणु संख्या पर आधारित वर्गीकरण किया था वो है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों इससे पहले जो भी वर्गीकरण किया गया था, जैसे डोबर्नियर के द्वारा किया गया, न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया और मेंडेलीव के द्वारा किया गया, तो तीनों जो वर्गीकरण का आधार मानते थे वो द्रव्यमान मानते थे, और वही गलती होता था। इसलिए जो वो आवर्त सारणी बना रहे थे उसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी आ जा रहा था। जब उसको परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया, जो कि मोस्ले नाम का साइंटिस्ट ने किया था, तो उसके बाद उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं आया है। वैसे हल्का सा गड़बड़ी है, हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो अभी भी फिक्स नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? दोस्तों ये शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है वो दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मतलब विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1958 में, और दोस्तों ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है CSIR के द्वारा। CSIR बोले तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और दोस्तों ये जो लास्ट अवार्ड दिया गया है वो 2019 में दिया गया था, और 2019 में जो दिया गया था वो दिया गया था सोमेन बसक को और के साई कृष्णन को दिया गया था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विज्ञान और तकनीक। अगला प्रश्न है,
फास्फोरस की परमाणुकता यानी एटोमिसिटी क्या है? तो एटोमिसिटी यानी परमाणुकता हम निकालते हैं कि कोई भी तत्व जो है, कोई भी जो तत्व है वो कितना परमाणु से मिलकर बना है। जैसे पता हो दोस्तों, नाइट्रोजन जो है ना वो हमेशा N2 के रूप में रहता है, ऑक्सीजन जो है हमेशा O2 या ऑक्सीजन O3 में भी रह सकता है, जैसे ओजोन होता है उसका। तो इसमें देखिए अगर O2 के रूप में है तो इसका जो परमाणुकता है वो 2 है, अगर O3 में है तो इसका परमाणुकता 3 होगा। इसी तरह से जो फास्फोरस है वो हमेशा P4 के रूप में रहता है, तो इसका जो परमाणुकता होगा वो 4 होगा। तो फास्फोरस की परमाणुकता होगा 4 परमाणविक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आसियान जो है, आसियान में ASEAN जो है उसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि ये जो है एक ग्रुप है, दक्षिण एशियाई देशों का एक ग्रुप है। इसका जो मुख्यालय है वो है इंडोनेशिया के जकार्ता में, और इसमें टोटल 10 देश मिलके ये बना हुआ है। दोस्तों पता होगा जो इंडोनेशिया है उसका जो राजधानी है वो जकार्ता है, उसको अब शिफ्ट करके बनाया गया है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप पे इसलिए ले गया गया है क्योंकि जो जकार्ता है वो पानी में डूबते जा रहा है, तो इसलिए उसका जो राजधानी है उसको शिफ्ट कर दिया गया है बोर्नियो द्वीप पे। अगला प्रश्न है, एनीथिंग बट खामोश किसकी जीवनी है? एनीथिंग बट खामोश जीवनी है शत्रुघ्न सिन्हा का, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शत्रुघ्न सिन्हा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर चलाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य है। दोस्तों पता होगा कार्य जो होता है W वो बराबर होता है बल और गुणे विस्थापन यानी कि S। तो अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पे चलता है तो उसका जो विस्थापन हो जाता है वो 0 होता है, क्योंकि अगर ये S 0 हो जाएगा तो ये W भी यानी कि कार्य भी 0 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 0 जूल। पता होगा दोस्तों कार्य का जो इकाई होता है वो होता है जूल। अगला प्रश्न है, ध्वनि है एक डैश तरंग। तो दोस्तों ध्वनि जो होता है वो एक मैकेनिकल वेव है यानी कि यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग इसलिए है क्योंकि ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, अंडमान को निकोबार से कितना डिग्री चैनल अलग करता है? महासागर में एक द्वीप यहाँ पे ये हो गया और एक द्वीप यहाँ पे ये हो गया, तो जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं अंडमान और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं निकोबार। इस दोनों के बीच में जो ये जल का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। उत्तर होगा ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलकर बना है? दोस्तों लक्षद्वीप जो है वो 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 36 द्वीप। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है, तो प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत मनुष्य के लिए है सूर्य का ऊर्जा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सूर्य का ऊर्जा। अगला प्रश्न है, संघाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों संघाई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। और दोस्तों पता होगा नागालैंड जो है यहाँ पे मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल यानी कि हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों ये थे आज के टोटल 40 प्रश्न RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए। आज का प्रश्न आपके लिए है, पारसेक किसकी इकाई है? दूरी का है या गति का है, त्वरण का है या ऊर्जा का है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।